किसान भाइयों सुप्रभात। मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। उगती सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। अच्छी बढ़वार हेतु जौ की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। बेर के बगीचे में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। जौ की खेती की यदि बात की जाए तो इसकी खेती प्रदेश में सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशाओं में की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी बुवाई समय से की थी उनकी फसल इस समय लगभग 1 से लेकर 2 माह की हो गई है और इस फसल की अच्छी वृद्धि एवं विकास हो इसके लिए किसान भाइयों वर्तमान में कौन कौन से कार्यों को करना है इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरेड़ा जिला जयपुर के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। जौ में उत्पादन कैसे बढ़ाए तो सिंचाई प्रबंधन का विशेष महत्व है। यदि सिंचाई का प्रबंधन हम सही तरीके से करते हैं तो इसकी उपज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अपन सिंचाई प्रबंधन अच्छा करके दाने की उपज और चारे की उपज बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने जौ की बुआई की है और फसल उगने के साथ साथ इसमें कई तरह के खरपतवार जैसे बथुआ, फ्लेरिस माइनर, हिरणखुरी, दूब इत्यादि भी उगाते हैं जो फसल से खाद, पानी, प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो खरपतवारों से फसल को हानि ना पहुंचे, इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि फसल में निराई करके खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहे, जिसमें पहली निराई 20 से 30 दिनों पर करनी चाहिए, दूसरी निराई 40 से 45 दिनों पर करनी चाहिए और तीसरी निराई 60 दिनों पर करनी चाहिए। इस प्रकार फसल में निराई गुड़ाई करने से फसल खरपतवारों के प्रकोप से मुक्त रहती है और भूमि में वायु का संचार अच्छा होने से फसल की बंटवार भी अच्छी होती है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों को सिंचाई का प्रबंधन करना है। यदि किसान भाइयों के पास में यदि एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो उसकी फुटान अवस्था पे करनी चाहिए, वो होती है 30 से 45 दिन पे। यदि एक ही सिंचाई किसान भाई के पास उपलब्ध है तो 30 से 45 दिन पे सिंचाई करते हैं तो किसान भाई को जौ की उपज ठीक मिलती है। यदि किसान भाइयों के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो उस हिसाब से प्रबंधन करना चाहिए। पहली सिंचाई फुटान अवस्था पे करना चाहिए, 35 से 45 दिन पे करना चाहिए और दूसरी जो सिंचाई है वो बालियाँ निकल पे जब जौ की फसल में बालियाँ निकलती है उस टाइम पे करना चाहिए। वो बुआई के 80 से 90 दिन बाद की अवस्था है, उस दोनों टाइम पे यदि सिंचाई करते हैं तो काफ़ी अच्छी उपज किसान भाइयों को मिलती है। और किसान भाइयों के पास यदि 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई जो है फुटान अवस्था पे करना चाहिए, वो बुआई के 35 से 45 दिन पे होती है। दूसरी जो सिंचाई है गांठ बनने पे करना चाहिए, वो 60 से 70 दिन पे होता है। और तीसरी सिंचाई है बालियाँ निकलने पे करना चाहिए, वो 80 से 85 दिन है। यदि 3 स्थितियों में 3 क्रांतिक अवस्थाओं में किसान भाई सिंचाई करते हैं तो उसकी उपज में आर्थिक हानि नहीं होती है, इसलिए इस हिसाब से किसान भाइयों को सिंचाई करना चाहिए। यदि 4 सिंचाई है तो किसान भाई उस पहली सिंचाई जो है शीर्ष जड़ जमने पर यानी 25 से 30 दिन पे करना चाहिए। यदि 2 सिंचाई उसके पास उपलब्ध है किसान भाइयों के पास तो फुटान अवस्था पे दूसरी सिंचाई करना चाहिए, वो 40 से 45 दिन पे होती है। और तीसरी सिंचाई उपलब्ध है तो उसमें गांठ बनने पे करना चाहिए, वो 60 से 65 दिन पे होती है। और चौथी सिंचाई है वो बालियों की दूधी अवस्था पर करना चाहिए, वो 85 से 90 दिन पे होती है। इस हिसाब से यदि सिंचाई का प्रबंध किसान भाई करते हैं तो उपज जो है बढ़ती है और उसको अच्छा लाभ मिलता है। यदि किसान भाइयों के पास 5 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमने पे करना चाहिए, वो 25 से 30 दिन की अवस्था होती है बुआई के। और दूसरी सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है फुटान अवस्था पे करना चाहिए, वो 40 से 45 दिन बुआई के 40 से 45 दिन बाद की अवस्था होती है। और तीसरी सिंचाई जो है वो गांठ बनने पे करना चाहिए, वो 60 से 65 दिन बाद की होती है। चौथी सिंचाई है बालियों की दूधी अवस्था पे करना चाहिए, 85 से 90 दिन की जो अवस्था होती है बुआई के जौ की फसल की। और जो
पांचवी सिंचाई है, लास्ट सिंचाई है, वो दाना पड़ने पे करना चाहिए। वो 90 से 105 दिन की अवधि होती है। यदि इन सिंचाइयों किसान भाइयों के पास इस हिसाब से सिंचाई की परिस्थितियाँ होती है और वो हाईएस्ट 5, जैसे क्रांतिक अवस्था है 5 सिंचाई किसान भाइयों के पास, अब जिन किसान भाइयों के पास 5 सिंचाई की व्यवस्था है तो वो इस हिसाब से सिंचाई करेंगे तो आर्थिक लाभ में कोई कमी नहीं आएगी और उसको अधिक लाभ होगा। पोषक तत्व प्रबंधन। जौ की खेती से अधिकतम उपज लेने के लिए बुआई की परिस्थिति के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसान भाई जौ की बुआई के समय यूरिया की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग कर चुके हैं। शेष बची यूरिया को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली सिंचाई 30 से 35 दिनों की अवस्था पर खड़ी फसल में छिटक कर देते हैं। इसके बाद दूसरी सिंचाई के समय अर्थात 40 से 45 दिनों पर खड़ी फसल में देना लाभप्रद रहता है। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और आने वाले दिनों में पैदावार भी भरपूर मिलती है। काफी महत्व है, तो इस हिसाब से सिंचाई का प्रबंधन करके किसान भाई अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। उसमें जौ की भी अच्छी उपज आएगी और चारे की भी अच्छी उपज आएगी। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बेर के बागों में फल लगे हुए हैं। फलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए बाग की उचित देखरेख के साथ कीट रोगों पर भी ध्यान रखें, क्योंकि कीट और रोग फलों की क्वालिटी और उत्पादन को खराब कर देते हैं। इसीलिए रोग कीटों का अधिक प्रकोप होने से पहले ही इनके नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय अपनाएं, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु यादव। जैसा कि आप जानते हैं, बेर एक महत्वपूर्ण हमारा फलदार वृक्ष होता है। बेर का उपयोग तमाम तरह के उत्पाद बनाने में और तमाम तरह के औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण से इसका उपयोग किया जाता है और इसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि समय से हम रोग और कीड़ों का प्रबंधन करें। जहाँ तक फल की अवस्था में है तो बेर में 2-3 तरह की समस्याएं होती हैं। जो बीमारी होती है वो पाउडर मिल्ड्यू की बीमारी होती है, जिसको हम लोग चूंडिल आस्था रोग भी कहते हैं, जिसके वजह से पत्तियों में या छोटे छोटे बेर के फलों में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा जम जाता है, जिसके कारण से पत्तियां प्रदूषित हो जाती हैं और फल छोटे रह जाते हैं या फल सूख जाते हैं। और ये बीमारी के कारण से जब ज़्यादा रोग प्रकोप करता है तो हमारे उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम 2 ग्राम सल्फर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर समय से जब ये रोग के लक्षण दिखाई दे तो छिड़काव करना चाहिए अपने बेर के पौधों पर। इसी तरह से जो कीट के संबंध में है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कीट होता है फ्रूट फ्लाई, जिसको हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं। और फल मक्खी के जो कीट होते हैं वो ज़मीन में अपने अंडे देते हैं और यहाँ से फिर हमारे पौधों में पहुँच जाते हैं और फल में जा कर के फल में अंडे देते हैं। और फल में अंडे देने के बाद जब ऊपरी सतह में अंडे होते हैं, इसके बाद वो अंदर छेद कर फूट करके अंडे अंदर हो करके उसमें सूंडी अंदर हो जाती है तथा बीच का भाग जो फल का हमारे है उसको खा करके बेर को नष्ट कर देते हैं, बेर को प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण से उत्पादन घट जाता है और सही भाव नहीं मिल पाता है। बेर के बाग को फल मक्खी कीट से बचाने के लिए किसान भाई अपने स्तर पर कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए आइए मिलते हैं। इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ के आसपास की साफ सफाई रखें तथा पेड़ के नीचे लगभग 5 मीटर चारों तरफ व्यास पर गुड़ाई करके और उसमें फालीदार डस्ट मिला दें, जिससे कि जो ज़मीन से जो कीड़े अंडे देते हैं और उड़ करके ऊपर जाते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हमारे फल में लगने की संभावना हो इस कीट की तो फिर उस समय हम NSK जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है, नीम के बीज का सत,
वो उसकी 5% मात्रा का घोल बना करके और बेर के पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा एक ट्रैप भी आते हैं जो फ्रूट फ्लाई को ट्रैप कर लेते हैं। उसको अगर हम पौधों पर प्रति पौधा एक फ्रूट फ्लाई का ट्रैप लटका देते हैं तो फ्रूट फ्लाई उसमें फंस करके ख़त्म हो जाती हैं, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा जो रासायनिक दवाई आती हैं, रासायनिक दवाइयों में से है जैसे कार्बारिल, इसकी भी 2-2.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके हम अपनी बेर की फसल को सुरक्षित रखते हुए और अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसलों के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं। इनमें से एक है खरपतवारों की समस्या। ये खरपतवार फसलों की बढ़वार को तो बाधित करते ही हैं, साथ ही उपज में गिरावट का कारण भी बन जाते हैं। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे जैसे तैसे खरपतवारों का नियंत्रण तो हो जाता है, लेकिन खेती की लागत बढ़ जाती है। अगर किसान फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करें तो इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है। तो चलिए मल्चिंग की प्रयोग विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि अभियंता डॉक्टर मिंटू जॉब से। मैं आपको आज कृषि में प्लास्टिक की प्रयोग के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। हालांकि कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग कई तरह से हो सकता है, जैसे आपने देखे हो पॉली हाउस में, शेड नेट में, नर्सरी उगाने में, प्रोट्रेस में हम यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन आजकल जो काफ़ी प्रचलित है, उसमें भी जो पाइप इस्तेमाल होता है प्योरली प्लास्टिक का रहता है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो फुहारा सिंचाई जो हम लोग करते हैं, उसमें भी SDP पाइप प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं जिसमें हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम फसल का उपज काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं। वो है प्लास्टिक पलवार, जिसको हम अंग्रेजी में मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग क्या है? खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। यह फिल्म कई प्रकार और कई रंगों में आती है। सब्जियों की फसल में इसका प्रयोग कैसे करें? जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है, उसे पहले अच्छे से जुताई कर ले, फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दे। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना ले और फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा ले। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म, जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है, उसे उचित तरीके से बिछा दे। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। प्लास्टिक मल्चिंग की लागत कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये खेत में क्यारी बनाने के ऊपर निर्भर करता है। तो ये प्लास्टिक मल्चिंग कई प्रकार का रहता है। उसका अलग अलग मोटाई का रहता है, जैसे 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 50 माइक्रोन। जिस तरह से हमारा सब्जी का अवधि रहता है, जो कम अवधि वाला जो सब्जी का फसल है, उसमें हम ज़्यादा बारीक प्लास्टिक मल्च प्रयोग करते हैं, जैसे 25 माइक्रोन का। और जो सब्जी ज़्यादा अवधि का है, उसमें हम लोग 50 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च को प्रयोग में लाते हैं। अब दूसरी चीज़, इसका खर्चा हालांकि थोड़ा शुरू में ज़्यादा लगता है। करीब 20,000 प्रति 2.5 एकड़, 1 एकड़ में की बात करें तो करीब 10,000 रुपये प्रति एकड़ इसका खर्चा आ सकता है। लेकिन इसका ये सेम प्लास्टिक, वही प्लास्टिक आप 2 से 3 सीजन तक उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वही प्लास्टिक अगले बार जैसे आपका फसल ख़त्म हो जाता है, उस समय आप फिर से खेत की जुताई ना भी करे तो चल जाएगा, और उसमें आप अगला फसल उसमें लगा सकते हैं। इसलिए आपका खर्चा, जो आपका लेबर का खर्चा, जो मेहनत है, उसमें कम लगता है। और सबसे बड़ी जिसका जो फ़ायदा ये है कि ठंड के सीज़न में
जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, उस समय मिट्टी का तापक्रम काफ़ी कम हो जाता है। यदि हमारा इसमें मल्च बिछा रहेगा तो मिट्टी के तापक्रम को हल्का सा वो बढ़ा देगा। वही चीज़ यदि गर्मी के सीज़न में आप करते हैं, गर्मा फसल कोई लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, तो ये प्लास्टिक मल्च अलग अलग कलर का रहता है। काला हो सकता है, सिल्वर या उजला रंग का प्लास्टिक मल्च आता है। वो सिल्वर मल्च यदि हम गर्मी में लगाए तो मिट्टी का तापक्रम को हल्का कम 1 से 2 डिग्री कम करते हैं, जो फसल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। एक तो पहली चीज़ हुआ ये तापक्रम की बात। दूसरा है कि जहाँ जहाँ आपने मल्चिंग लगाया, जहाँ पे प्लास्टिक मल्च आप लगाए हैं, वहाँ पे घास ना के बराबर वहाँ पे पाया जाता है। सिर्फ घास जहाँ वहीं पे उगता है, जहाँ पे हल्का सा छेद होता है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो घास का मैनेजमेंट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कम आदमी लगा के आप घास आराम से उसमें निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ प्रिसिशन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर में मल्च के विधि द्वारा ड्रिप इरिगेशन साथ में लगा के हर फसल में कम से कम 30 से 40% ज़्यादा फसल इसमें हम लोग लिए हैं। प्लास्टिक मल्चिंग पे कई सारा सरकार का स्कीम चल रहा है, जिसमें पहले NHM अपना स्कीम प्लास्टिक कल्चर पे चलाया, जिसमें प्लास्टिक पलवार की भी बात की है उनने। उसमें कम से कम 50% सब्सिडी देने की बात है। तो किसान इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। और ये सब्जी की यदि आप फसल लें तो 25 से 30 माइक्रोन साइज़ का प्लास्टिक लीजिए, मल्चिंग लीजिए। यदि फल में आप मल्चिंग करेंगे तो 50 माइक्रोन से आप 100 माइक्रोन तक जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप प्लास्टिक मल्च बाज़ार से खरीद सकते हैं। जिस आकार का, जितना बड़ा साइज़ आपका क्रॉप है, आपका फील्ड है, उस हिसाब से आप प्लास्टिक माइक्रोन केजी में आप कोई भी जो सप्लायर है उनसे आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। आगामी 5 दिनों में हवा की गति 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से पूर्वी से दक्षिणी पूर्वी से चलने तथा अधिकतम तापमान 24 से 26 एवं न्यूनतम 7 से 8 डिग्री से रहने के साथ साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 84 से 86% तक एवं न्यूनतम 26 से 29% तक रहने की संभावना है। गेहूं में शूट फ्लाई का प्रकोप होने पर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 500 मिलीलीटर का छिड़काव करें। गेहूं में सक्रिय एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु इसोप्रोटुरोन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ 2,4-D 500 ग्राम हेक्टेयर बुवाई के 30 से 35 दिन के अंदर छिड़काव करें। खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें। सरसों में प्रथम सिंचाई 35 से 40 दिन बाद फूल आने से पहले करें। सरसों में पेटेंट बग व आरा मक्खी के रोकथाम हेतु मिथाइल पैराथियोन 2% या कार्बोरिल 5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। सरसों में प्रथम सिंचाई के समय 65 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। देर से बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। औसत तापमान में कमी, हवा में अधिक नमी के कारण टमाटर में झुलसा रोग आने की संभावना है, अतः फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी या डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जिन किसानों की टमाटर, फूलगोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार है, वह मौसम को ध्यान में रखते हुए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। इस मौसम में किसान सब्जियों की निराई गुड़ाई करके
खरपतवारों को नष्ट करें, सब्जियों की फसल में सिंचाई करें तथा उसके बाद उर्वरकों का बुरकाव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दालपुरा, जिला करौली के कृषक विजय लाल ने। यह भेड़ बकरियों की उन्नत नस्लों और उनके पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विजय लाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हम प्राय देखते हैं कि जो भेड़ और बकरी पालक होते हैं वो लोग अपनी आजीविका अच्छी तरह से चला सकते हैं। वो खेती के साथ साथ पशुपालन के ऊपर निर्भर रहता है। और पशुपालन में हम प्राय देखते हैं कि भेड़ और बकरी पालन एक बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय नजर आ रहा है। ये दोनों जानवर ऐसे हैं जो सूखे की स्थिति में, जब अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता है राजस्थान, उस स्थिति में भी अच्छी तरह से अपना गुजारा कर लेते हैं और किसान की आजीविका में सहयोग देते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई भेड़ और बकरी का पालन करके अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, वे भेड़ की कौन कौन सी नस्लों का चयन करें जिनसे अधिक फायदा हो पाए, इस बारे में जानते हैं। जब हम भेड़ों की प्रजाति देखते हैं तो 8 प्रजाति मुख्य होती हैं, जिसमें चौकला है, मगरा है, मालपुरा है, मारवाड़ी है। अभी हमने जो हमारा केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अभिकनगर, उसने एक अविशान एक भेड़ की नस्ल ईजाद की है जो 3 नस्लों के क्रॉस से बनी हुई है। वो भी एक हमारे यहाँ पे नस्ल पैदा हुई है। ये सभी नस्ल अच्छी तरह से पाली जा सकती है। गरीबों की एटीएम बकरी का पालन जो किसान करना चाहते हैं, वे कौन सी नस्ल की बकरी पाले, इसके लिए पहले जानते हैं बकरी की उन्नत नस्लों के बारे में। इसके साथ ही जो बकरी की नस्ल है वो हमारे संस्थान में एक सिरोही नस्ल की एक यूनिट है, वो हम वहाँ पे उनको रखते हैं और किसानों के लिए उन्नत जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है उसमें उनके हम बकरे देते हैं। उसके आधार पे अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। भेड़ बकरी की प्रजाति की जब बात करते हैं तो इसमें सिरोही और जकराना 2 नस्ल हैं जो राजस्थान की जलवायु के अनुसार बहुत सही रहती हैं। सिरोही नस्ल एक ड्यूल पर्पज की बकरी है जो मांस के लिए और दूध के लिए पाली जाती है, और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सिरोही जो नस्ल की जो बकरी है आजकल किसानों के मध्य बहुत ही अच्छी तरह से किसान इनको पालने की कोशिश कर रहे हैं। भेड़ बकरियों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरियों और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो पाए। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति बकरी या भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दे तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ और बकरियों को नहीं रखे। सर्दी से बचाने के लिए भेड़ और बकरियों के लिए उचित प्रबंधन करना चाहिए। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो पाए, इनके खान पान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। भेड़ और बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा आदि का प्रबंध करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। भेड़ और बकरियों की अच्छी बंटवार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ और बकरियों को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो कि इस प्रकार से है: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं, धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। अब बात करते हैं भेड़ और बकरियों को कौन से आहार कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो इसके लिए सूखी भेड़ और बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। गर्भित बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु आहार सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 300 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। दुधारू बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु आहार सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम, दाना बाट 400 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए।
आजकल किसानों के मध्य बहुत ही अच्छी तरह से किसान इनको पालने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों के मध्य ये बहुत ही फायदेमंद सौदा बन रहा है। धन्यवाद। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैंगन की फसल का दुश्मन है फल और तना छेदक कीट। ग्लैडियोलस फूलों की खेती से लाखों की आय कमा रहे एक सफल किसान से मुलाकात। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@network18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।